कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर युस्के मिडोरी से। करीब 15 साल का एक साधारण लड़का जो इस वक्त स्कूल के बाहर एक बेंच पर बैठा अपनी जिंदगी को कोस रहा था। उसकी आंखें भारी थीं, चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, क्योंकि जिस लड़की को वो अपनी गर्लफ्रेंड समझता था उसने उसे धोखा दे दिया था। युस्के उसे सच में पसंद करता था। उसे लगता था कि उसकी फीलिंग्स भी वैसी ही हैं, लेकिन शायद वो गलत था। आंखों में आंसू लिए वो पिछले कुछ दिनों की बातें याद करने लगता है। अब उसे एहसास हो रहा था कि साइंस तो पहले से ही मौजूद थे, बस उसने उन्हें इग्नोर किया। कुछ दिन पहले उसने उसे डेट पर चलने के लिए पूछा था, लेकिन उसने ठंडे अंदाज में मना कर दिया। मुझे कुछ काम है। उस वक्त युस्के ने ज्यादा नहीं सोचा। फिर एक दिन उसने कहा, चलो आज साथ घर चलते हैं। लेकिन इस बार भी वही जवाब मिला, क्लब एक्टिविटीज हैं। धीरे धीरे वो उससे दूरी बनाने लगी। जब भी युसुके उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता, वो बचकर पीछे हट जाती। फिर भी युस्के खुद को समझाता रहा, शायद उसका मूड खराब होगा, क्योंकि वो अब भी उससे प्यार करता था। वो सच को मानना ही नहीं चाहता था। अपना ध्यान हटाने के लिए उसने डिसाइड किया कि घर जाते वक्त अपनी पसंदीदा वीडियो गेम खरीद लेगा। लेकिन उसी रास्ते में उसने कुछ ऐसा देख लिया जिसने उसके अंदर सब कुछ तोड़ दिया। उसकी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे लड़के का हाथ पकड़े बाहर निकल रही थी। यूसुके वहीं जमकर रह गया। उसका दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था, लेकिन अब सब साफ था। कोई लड़का और लड़की अकेले कार्यों जाने सिर्फ गाने गाने नहीं जाते। अगर बस मजे करने होते तो और लोग भी साथ होते। उस पल युस्के का दिल पूरी तरह टूट चुका था। अब बेंच पर बैठा वो खुद से सवाल कर रहा था, मैंने उसी वक्त जाकर उससे बात क्यों नहीं की? लेकिन जवाब वो खुद जानता था। वो दोनों बचपन से साथ थे। उनके पेरेंट्स भी पुराने दोस्त थे। वो नहीं चाहता था कि सब ऑकवर्ड हो जाए। उसे याद आता है जब उसने पहली बार अपने फीलिंग्स कन्फेस किए थे, तब उसने मुस्कुराते हुए हाँ कहा था। और उसी दिन दो चाइल्डहुड फ्रेंड्स कपल बन गए थे। लेकिन शायद यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। रिलेशनशिप शुरू होने के 6 महीने बाद भी उनके बीच वो क्लोजनेस कभी आ ही नहीं पाई। ना किसेज, ना रोमांटिक मोमेंट्स। सब कुछ अजीब सा था। युस्के को लगता था शायद गलती उसी की है, शायद उसे रिलेशनशिप संभालना नहीं आता। लेकिन फिर उसे वो दिन याद आता है जब उसने कॉन्फेस किया था। उसकी आंखों में उस वक्त खुशी सच में दिख रही थी, वो झूठ नहीं लग रही थी। और शायद यही बात उसे सबसे ज्यादा दर्द दे रही थी। आखिरकार युस्के थककर बेंच पर गिर जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, अगर आखिर में ऐसा ही होना था तो शायद हमें सिर्फ चाइल्डहुड फ्रेंड्स ही रहना चाहिए था। वो खुद को कोसने लगता है, लेकिन तभी अचानक अपने ही गाल पर थप्पड़ मारता है। ये मेरी गलती नहीं है। कौन सोच सकता था कि बचपन की दोस्त ही ऐसा करेगी? फिर उसके दिमाग में एक और बात आती है, अगर उसे सही याद है तो जिस लड़के के साथ उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसकी भी एक गर्लफ्रेंड थी। एक छोटी हाइट वाली लड़की जिसका नाम उसे याद नहीं था। लेकिन एक चीज वो अच्छी तरह याद रखता था, वो लड़की काफी अट्रैक्टिव थी। यूसुके यही सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। यूसुके उसकी तरफ देखता है और कुछ सेकंड के लिए उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। लड़की लगभग उसकी हाइट की थी, चेहरा बेहद क्यूट और पर्सनालिटी इतनी चार्मिंग कि कुछ पल के लिए वो अपना हार्ट ब्रेक तक भूल गया। उसके दिमाग में अचानक बेकार के थॉट्स आने लगते हैं। दुनिया में खूबसूरत चीजें अभी भी बची हुई हैं। लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालता है। उसे याद आता है कि अभी उसका दिल टूटा है। फिर अचानक उसके दिमाग में कनेक्शन बनता है, रुको, क्या ये वही लड़की हो सकती है? उसे महसूस होता है कि शायद ये भी उसी चीटिंग की विक्टिम है। और अगर ऐसा है तो दोनों को सच जानने का हक है। उसे लगता है कि उन दोनों चीटर्स को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वो लड़की काफी देर से उससे बात करने की कोशिश कर रही थी और यूसुके अपने थॉट्स में इतना खोया था कि उसे सुन ही नहीं रहा था। आखिरकार तंग आकर वो जोर से उसका पूरा नाम चिल्लाती है, युस्के मिडोरी। युस्के अचानक रियलिटी में लौटता है। लेकिन शॉक की बात यह थी, उसे कुछ सेकंड के लिए लगा जैसे ट्विंस बोल रहे हों। तभी उसे अपने ऊपर एक ठंडी नजर महसूस होती है। वो ऊपर देखता है और लड़की उसे इरिटेटेड एक्सप्रेशन के साथ घूर रही थी। लेकिन हमारा भाई सिचुएशन समझने के बजाय कुछ और ही एनालाइज करने लगता है। उसकी नज़र सीधे लड़की की सबसे नोटिसेबल क्वालिटीज पर चली जाती है। क्यूट चेहरा, छोटी हाइट और ओवरऑल अपीयरेंस। यूस्के मेंटली डिसाइड कर लेता है, ये तो परफेक्ट लिटिल सिस्टर मटेरियल है। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में बिजली सी गिरती है, रुको, मैंने इसे पहले देखा है। और फिर उसे याद आता है, ये वही लड़की थी जिसे वो ढूंढने की सोच रहा था। दूसरी तरफ लड़की ऑलरेडी शर्म से लाल हो चुकी थी, क्योंकि युस्के उसे बिना ब्लिंक किए घूरे जा रहा था। तभी युस्के कैजुअली पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की तुरंत जवाब देती है, पहले खुद अपना नाम बताना चाहिए। युस्के तुरंत ऑकवर्ड होकर माफी मांग लेता है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है, रुको, अभी कुछ देर पहले तो इसने मेरा पूरा नाम लिया था। ये सुनकर लड़की हल्का सा घबरा जाती है। फिर एक्सप्लेन करती है, मैं तुम्हें काफी देर से बुला रही थी, लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे, इसलिए मुझे लगा शायद मैंने किसी और को समझ लिया है। कुछ सेकंड की ऑकवर्ड साइलेंस के बाद यूस्के धीरे से शिकायत भरे टोन में बोलता है, अगर ऑनेस्टली सोचो
तो तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं बनता। लड़की कंफ्यूज्ड होकर उसकी तरफ देखती है और युसके बिना रुके बोलता जाता है, तुम जैसी लड़की, क्यूट फेस, अच्छा हेयर स्टाइल और इतनी अट्रैक्टिव अपीयरेंस वाली लड़की मेरे जैसे एवरेज लड़के से बात करने क्यों आएगी? तुम्हें अंदाजा भी है कि हमारे जैसे अनुकूल लड़कों पर इसका इमोशनल डैमेज कितना होता है? ये बोलते बोलते वो खुद ही डिप्रेस्ड होने लगता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि लड़की काफी देर से ब्लश कर रही है, क्योंकि उसने अननोइंगली उसकी इतनी तारीफ कर दी थी। अब युसके खुद भी शर्म से लाल हो जाता है। सिचुएशन संभालने के लिए वो ऑकवर्डली हाथ आगे बढ़ाता है। मेरा नाम युसके मिडोरी है। लड़की हल्का सा मुंह फुलाकर बोलती है। वाह, अब ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन फिर वो भी धीरे से मुस्कुराती है। मेरा नाम चियाकी कॉटन है। उसका इंट्रोडक्शन इतना काम और एलिगेंट था कि युसुके कुछ सेकंड तक बस उसे देखता ही रह गया। उसकी आवाज में एक अजीब एलिगेंस थी जिसने युसके को थोड़ा नर्वस कर दिया, लेकिन जल्दी ही वो खुद को संभालता है और सीधा मुद्दे पर आता है। वैसे तुम मुझसे बात क्यों करने आई थी? हमने पहले कभी बात भी नहीं की, फिर अचानक मेरा नाम लेकर बुलाना। इतना सुनते ही चियाकी का एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो धीरे से पूछती है, क्या तुम योशियो कायो के बॉयफ्रेंड हो? बस ये सुनते ही युसके अंदर तक जम जाता है, क्योंकि उसे पहले ही अंदाजा हो चुका था कि आगे क्या आने वाला है। चियाकी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती और युसके बीच में ही बोल पड़ता है। मैं समझ गया। उसकी आवाज इस बार भारी थी। अगर तुम ये पूछ रही हो तो इसका सिर्फ एक मतलब है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड और मेरी गर्लफ्रेंड, हम दोनों को चीट कर रहे हैं। चियाकी कुछ सेकंड उसे चुपचाप देखती रहती है, फिर धीरे से सिर हिलाती है। लगता है तुम्हें पहले से पता था। कुछ पल तक दोनों के बीच साइलेंस छा जाता है। फिर अचानक युसके गंभीर नजरों से उसकी तरफ देखता है। अब सिर्फ एक ही काम बचता है। चियाकी हल्का सा आईब्रो उठाती है और युसके ठंडी आवाज में बोलता है, रिवेंज। ये सुनते ही चियाकी की आंखों में भी वही डिटर्मिनेशन दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल वो कामली कहती है, पहले बैठकर आराम से बात करते हैं। दोनों वापस बेंच पर बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही चियाकी उसके पास बैठती है, युसुके उसे घूरने लगता है। कुछ सेकंड बाद चियाकी ऑकवर्ड होकर पूछती है, क्या हुआ? युसुके थोड़ा हेजिटेंट होकर बोलता है, असल में जहां तुम अभी बैठी हो वहां अभी थोड़ी देर पहले एक इंसेक्ट था। ये सुनते ही चियाकी के मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती है और डर के मारे वो तुरंत युसुके से चिपक जाती है। अचानक हुए इस अटैक से युसुके का दिमाग कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाता है, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है कि कुछ चीजें रियलिटी में आने में से भी ज्यादा डेंजरस होती हैं। कुछ सेकंड बाद वो ऑकवर्डली बोलता है, अब इंसेक्ट वहां नहीं है। ये सुनते ही चियाकी को अचानक रियलाइज होता है कि वो कितनी पास आ चुकी है। अगले ही पल वो तेजी से पीछे हटती है। पूरा चेहरा लाल हो चुका था। तो तुम पहले बता नहीं सकते थे क्या? फिर इरिटेटेड होकर बोलती है, इतनी एनर्जी वेस्ट हो गई, ऊपर से मुझे भूख भी लग गई, जबकि मैं डाइट पर हूं। युसुके थोड़ा हेजिटेट करते हुए पूछता है, तुम्हें सच में भूख लगी है? चियाकी तुरंत शर्म से नजरें घुमा लेती है, लेकिन युसुके कैजुअली बोलता है, कोई बड़ी बात नहीं, मुझे भी भूख लगी है। कुछ देर बाद दोनों साथ बैठकर लंच करने लगते हैं और वहीं से कॉन्वर्सेशन फिर चीटिंग वाले टॉपिक पर लौट आती है। युसुके इस बार सीरियस होकर पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड चीट कर रहा है? ये सुनते ही चियाकी का एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है। उसकी आंखों में हल्की क्रीपी चमक आ जाती है और फिर वो बिल्कुल नॉर्मल टोन में बोलती है, मैंने पूरा संडे सुबह से रात तक उसके घर की खिड़की पर नजर रखी थी। युसुके खाना खाते खाते रुक जाता है। क्या? चियाकी जैसे कोई डिटेक्टिव रिपोर्ट दे रही हो वैसे कामली बोलती जाती है, उस दिन मैंने उसे बाहर चलने के लिए पूछा था, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर फ्लैशबैक शुरू होता है। दोपहर ठीक 1:44 पर वो अपने घर से निकला और सीधे फार्मेसी गया। इतना बोलकर चियाकी अचानक युसुके को घूरने लगती है। तुम्हें पता है उसने क्या खरीदा? युसुके कुछ सेकंड सोचता है और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे का रंग बदलने लगता है। चियाकी सिर हिलाकर उसकी बात कंफर्म करती है, ओडरलेस, एक्सेलेंट थर्मल कॉन्डक्टिविटी, हाइपो एलर्जेनिक मटीरियल, लैटेक्स एलर्जी वालों के लिए परफेक्ट, पॉलीरीन बेस्ड प्रोडक्ट। युसुके पूरी तरह ब्लैंक होकर उसे देखता रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ज्यादा शॉक्ड किस बात से हो, चीटिंग से या चियाकी के प्रोडक्ट एनालिसिस से। लेकिन दूसरी तरफ चियाकी पूरी एक्साइटमेंट में थी। मैंने इसके बारे में काफी रिसर्च की थी, मैं बहुत समय से ये नॉलेज किसी को बताना चाहती थी। युसुके उसे अजीब नजरों से देखने लगता है। सच कहें तो वो क्यूट जरूर थी, लेकिन थोड़ी डेंजरस भी लग रही थी। लेकिन युसुके जल्दी ही असली सवाल पर लौटता है, लेकिन उसने वो खरीदा किसके लिए था? ये सुनते ही चियाकी अचानक चुप हो जाती है। कुछ सेकंड तक उसकी आंखें इधर उधर घूमती हैं, फिर अचानक पैनिक में बोल पड़ती है, माँ, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैंने अभी तक वो मतलब। उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है
फिर अचानक शर्म और पैनिक में लगभग चिल्लाते हुए बोलती है, मैं अभी भी वर्जिन हूं। ठीक है, समझ गया मैं। यूस्के जल्दी से चियाकी को रोक देता है, क्योंकि ऑनेस्टली उसे अब और डिटेल सुनने की जरूरत नहीं थी। उसके दिमाग में पहले ही वर्स्ट केस सिनारियो चल रहा था। डीप डाउन वो जानता था उसकी गर्लफ्रेंड और आईए शायद उस लेवल तक पहुंच चुके थे, और यही सोच उसे अंदर से खाए जा रही थी। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और रैंडम थॉट आता है, लेकिन इया को तो बड़ी वाली पसंद थी ना। वो अनजाने में चियाकी की तरफ देखने लगता है। सच कहें तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड में भी चार्म लगता था, लेकिन कंपैरिजन में चियाकी क्लियरली ज्यादा अट्रैक्टिव थी। और तभी, तुम आखिर देख कहाँ रहे हो? चियाकी की तेज आवाज सुनते ही यूस्के रियलिटी में लौटता है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि उसकी नजर कहाँ अटकी हुई थी। वो ऑकवर्ड होकर जल्दी जल्दी माफी मांगने लगता है। सॉरी। तो ये सच है, लड़कियां तुरंत नोटिस कर लेती हैं, लेकिन चियाकी और ज्यादा इरिटेटेड हो जाती है। तुम इतने शेमलेस होकर घूरोगे तो कोई भी नोटिस कर लेगा। यूस्के लगातार अपॉलॉजी देता रहता है, लेकिन इससे चियाकी और भड़क जाती है। कम से कम माफी मांगते वक्त ऊपर तो देखो। कुछ सेकंड ऑकवर्ड साइलेंस रहती है। फिर अचानक यूस्के सीरियस होकर बोलता है, मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है। चियाकी क्यूरियस होकर उसकी तरफ देखती है। क्या? यूस्के पूरी सीरियसनेस के साथ पूछता है, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बड़ी वाली पसंद है? बस इतना सुनते ही चियाकी का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो जाता है। तो तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? लेकिन फिर वो थोड़ा सोचने लगती है और सरप्राइजिंगली सीरियस होकर बोलती है, शायद उसे फर्क नहीं पड़ता। एक बार उसने कहा था, साइज इंपॉर्टेंट नहीं होता, असल चीज सॉफ्टनेस होती है। और वो शर्म से नजरें घुमा लेती है, फेस दबाने में आसानी। ये सुनते ही यूस्के डेड सीरियस एक्सप्रेशन में सिर हिलाता है। हाँ, अब मुझे पूरा यकीन हो गया। कुछ देर बाद दोनों फिर मेन टॉपिक पर लौटते हैं। यूस्के पूछता है, उसके बाद क्या हुआ? चियाकी फिर अपनी डिटेक्टिव रिपोर्ट शुरू कर देती है। 2:32 पर वो वापस घर आया। फिर कुछ नहीं हुआ, लेकिन 3:28 पर योशिका उसके घर पहुंची। यूस्के का एक्सप्रेशन धीरे धीरे खराब होने लगता है। चियाकी आगे बोलती है, उसके बाद कर्टन्स बंद हो गए तो मैं अंदर कुछ नहीं देख पाई। और शाम 7:16 पर वो बाहर निकली, काफी खुश लग रही थी। ये सुनते ही यूस्के अंदर से टूटने लगता है, लेकिन फिर भी वो खुद को काम दिखाने की कोशिश करता है। देखो, शायद ऐसा कुछ ना हुआ हो, तुम अभी भी डिनाई कर सकती हो। लेकिन चियाकी इस बार तुरंत ना में सिर हिलाती है। फिर वो अपने पॉकेट में हाथ डालती है और यूसुके अचानक टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि अब कुछ खतरनाक निकलने वाला है। अगले ही पल चियाकी एक सील्ड प्लास्टिक बैग बाहर निकालती है, और उसके अंदर क्या था वो देखकर यूसुके तुरंत खड़ा हो जाता है। तुम ये अपने पास क्यों रखे हुए हो? वो पैनिक में पीछे हटने लगता है। प्लीज इसे फेंक दो, तुम बहुत आगे निकल चुकी हो। लेकिन चियाकी डिस्टर्बिंगली काम एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, इसमें योशिका का डीएनए जरूर होगा। अब हमारे पास इनफिडेलिटी का सॉलिड प्रूफ है। यूस्के का दिमाग तुरंत अनवांटेड इमेजिनेशन से भर जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड और वो लड़का साथ में, बस ये सोचते ही उसका सिर नीचे झुक जाता है। चियाकी नोटिस कर लेती है। क्या हुआ? यूस्के धीरे से जवाब देता है, कुछ नहीं। लेकिन चियाकी फिर कॉन्फिडेंस से बोलती है, अगर डीएनए टेस्ट हो जाए तो हम उन्हें पूरी तरह एक्सपोज कर सकते हैं। और सरप्राइजिंगली वो अपनी प्लान पर प्राउड भी लग रही थी। यूस्के कुछ सेकंड उसे घूरता रहता है, फिर पूछता है, अगर तुम इतनी दूर तक सोच चुकी हो तो टेस्ट करवाया क्यों नहीं? चियाकी तुरंत कंप्लेन करने लगती है, क्योंकि वो टेस्ट्स बहुत महंगे होते हैं। यूस्के मेंटली कैलकुलेशन करने लगता है और उसे रियलाइज होता है उसकी पूरे साल की अलाउंस भी शायद कम पड़ जाए। एक पल के लिए वो सीरियसली पार्ट टाइम जॉब करने तक का सोच लेता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आसान आइडिया आता है। रुको, क्राइम सीन की फोटो ले लेना ज्यादा आसान नहीं होता। चियाकी फ्रस्ट्रेटेड होकर सिर हिलाती है। मैंने कोशिश की थी, लेकिन पूरे दिन उसका पीछा करते करते मेरे फोन की बैटरी सबसे गलत समय पर खत्म हो गई। कुछ सेकंड दोनों चुप हो जाते हैं। फिर यूस्के फोर्स्ड ऑप्टिमिज्म के साथ बोलता है, कोई बात नहीं, चांस फिर मिलेगा। चियाकी धीरे से सिर हिलाती है। टीनेजर्स की डिजायर्स अनलिमिटेड होती हैं, वो लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। ये कहते कहते उसकी आवाज थोड़ी भारी हो जाती है। अब पहली बार उसके चेहरे पर जेन्युइन सैडनेस दिख रही थी। यूस्के उसे ध्यान से देखता है, फिर सरप्राइजिंगली जेंटल आवाज में बोलता है, काम डाउन, मैं समझ सकता हूं। चियाकी इस बार बिना कुछ कहे बस सिर हिला देती है। फिर यूसुके प्लान बनाते हुए कहता है, फिलहाल हम दोनों अपने पार्टनर्स पर नजर रखेंगे और स्कूल के बाद फिर मिलेंगे। चियाकी एग्री कर लेती है। स्कूल खत्म होने के बाद यूसुके फिर चियाकी से मिलता है, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल डेड फिश जैसा लग रहा था। वो पूरी तरह डिप्रेस्ड दिख रही थी। यूसुके तुरंत पूछता है, क्या हुआ? चियाकी धीरे से बताने लगती है, आज मुझे पता चला आईए की कोई क्लब एक्टिविटीज नहीं थी, क्योंकि क्लब रूम बंद था। ये सुनकर यूसुके तुरंत समझ जाता है। चियाकी आगे बोलती है, तो मैंने सोचा उसे साथ घर चलने के लिए पूछूं, लेकिन उसने सीधे मना कर दिया।
अब उसकी आवाज में साफ सैडनेस थी। ये सुनते ही युस्के की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। रुको, उसने क्लब एक्टिविटीज वाला एक्सक्यूज दिया? चियाकी शॉक होकर सिर हिलाती है। तुम्हें कैसे पता? और तभी युस्के बिटर स्माइल के साथ बोलता है, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मुझे यही एक्सक्यूज दिया था। कुछ सेकंड दोनों चुप रहते हैं, फिर दोनों के दिमाग में एक साथ वही कंक्लूजन आता है, अगर चीटिंग सच में हो रही है तो आज जैसा दिन परफेक्ट मौका था। और इसी वजह से दोनों सीक्रेटली युस्के की गर्लफ्रेंड का पीछा करने निकल पड़ते हैं। वो स्कूल के पीछे वाले गेट से बाहर निकलती है और दोनों दूर से उसका पीछा करने लगते हैं। चलते चलते युसुके के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, मैं लिटरली स्टॉकर बन चुका हूं। लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं। कुछ देर बाद उसकी गर्लफ्रेंड एक नियर बाय पार्क में जाकर रुक जाती है। वो वहां खड़ी होकर किसी का इंतजार करने लगती है। कई मिनट बीत जाते हैं और फिर एक लड़का उसकी तरफ आता है। कैजुअल, फेमिलियर, कंफर्टेबल, वो यह था, कोई शक नहीं। लेकिन सबसे पेनफुल चीज अभी बाकी थी, क्योंकि युसुके पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड को इतना खुश देख रहा था। उसकी स्माइल इतनी ब्राइट थी जितनी शायद वो उसके साथ कभी नहीं मुस्कुराई थी। और फिर बिना वार्निंग के दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर लेते हैं। उसी पल युसुके और चियाकी दोनों का सबसे बड़ा डर सच साबित हो जाता है। युसुके की आंखें अब भी उस सीन पर टिकी हुई थीं। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये दोनों आखिर कर क्या रहे हैं? इतने खुले में किस कर रहे हैं जहां कोई भी देख सकता है। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी हालत याद आती है। वो खुद भी तो झाड़ियों के पीछे छुपकर स्पाइंग कर रहा था, इसलिए जज करने का कोई हक नहीं था। धीरे से वो अपनी बगल में खड़ी चियाकी की तरफ देखता है और उसका दिल थोड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि चियाकी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखें कांप रही थीं, चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन वो फिर भी चुप थी। और यही चीज युस्के को सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही थी। वो दोनों वहां से जा भी नहीं सकते थे। जब तक वो चीटिंग कपल पार्क में मौजूद थे, उन्हें मजबूरन सब कुछ देखना पड़ रहा था, चुपचाप, बेबस होकर। कुछ देर बाद आखिरकार वो कपल वहां से चला जाता है और उसके बाद युसुके और चियाकी एक पार्क बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं, पूरी तरह साइलेंस में। कई सेकंड बीत जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। युसुके को पहले से अंदाजा था कि उसकी गर्लफ्रेंड चीट कर रही है, लेकिन अपनी आंखों से वो किस देखना उसके लिए अलग ही दर्द था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास की दुनिया रुक गई हो। तभी अचानक चियाकी कांपती हुई आवाज में बोलती है, रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं। एक इंसान के साथ कमिटेड रहना, है ना? अगर किसी और से प्यार हो जाए तो पहले ऑनेस्टली ब्रेकअप करना चाहिए, न कि ऐसे चीट करना चाहिए। उसकी आवाज धीरे धीरे टूटने लगती है। फिर लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्यों किसी ऐसी चीज को बिट्रे करते हैं जो सिर्फ दो लोगों की होनी चाहिए? इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और फिर वो धीरे से बुदबुदाती है, शायद मैं बस एक मिजरेबल लड़की हूं। ये सुनते ही युस्के तुरंत उसकी तरफ मुड़ता है। ऐसा मत बोलो। उसकी आवाज सरप्राइजिंगली फर्म थी। तुम मिजरेबल नहीं हो। चियाकी हल्का सा चौंक जाती है। युसुके कुछ सेकंड सोचता है, फिर ऑनेस्टली बोलना शुरू करता है, मैं तुम्हें ज्यादा समय से नहीं जानता, लेकिन जितनी देर से मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मुझे समझ आ गया है कि तुम जेन्युइनली अच्छी लड़की हो, काइंड हो, ऑनेस्ट हो। और ऑनेस्टली, वो ऑकवर्ड होकर नजरें घुमा लेता है, तुम काफी क्यूट भी हो। और तुम्हारे वो चियाकी उसे घूरने लगती है, लेकिन युस्के फिर भी बोल देता है, ओवरऑल तुम अमेजिंग हो, इसलिए खुद को वर्थलेस मत समझो। फिर अचानक उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है। अनलाइक मी, अब उसकी आंखें नीचे झुक चुकी थीं। मैं किसी चीज में अच्छा नहीं हूं, ना पढ़ाई, ना स्पोर्ट्स, ना लुक्स। मैं इतना यूजलेस हूं कि अभी तुम्हें प्रॉपरली कंफर्ट भी नहीं कर पा रहा। धीरे धीरे उसके अंदर का दर्द बाहर आने लगता है और तभी उसके दिमाग में सबसे टॉक्सिक थॉट आता है, शायद उसने मुझे चीट इसलिए किया क्योंकि मैं ईया जैसा नहीं हूं। बस यही सोच उसके अंदर सब कुछ तोड़ देती है और आखिरकार उसकी आवाज भी टूट जाती है। वो रोने लगता है, शांत तरीके से, लेकिन पूरी तरह बिखर कर। चाकी उसे देखती है और अगले ही पल वो खुद भी टूट जाती है। उस रात दोनों बस वहीं बैठे रहते हैं, अंधेरे में, एक दूसरे के दर्द के साथ। काफी देर रोने के बाद चियाकी धीरे से बोलती है, थैंक यू। यूस्के कंफ्यूज्ड होकर उसकी तरफ देखता है, किस लिए? चियाकी खड़ी हो जाती है, कुछ ठीक नहीं हुआ, दर्द अभी भी है। लेकिन वो हल्की सी स्माइल देती है, किसी के साथ मिलकर रोने से थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। यूस्के धीरे से सिर हिला देता है। फिर अचानक चियाकी शिकायत भरे टोन में बोलती है, वैसे तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट्स अच्छी थीं, उन्होंने मुझे थोड़ा खुश किया, हालांकि वो मोस्टली सुपरफिशियल थीं। इतना कहकर वो वापस बैठ जाती है, फिर धीरे से बुदबुदाती है, लेकिन तुम बुरे इंसान नहीं हो। यूस्के वो लास्ट लाइन सुन नहीं पाता। क्या कहा? चियाकी तुरंत मुंह घुमा लेती है, कुछ नहीं। कुछ देर बाद यूस्के क्यूरियोसिटी में पूछता है, वैसे तुम दोनों की डेटिंग शुरू कैसे हुई थी?
चियाकी उसे घूरती है। अभी ये पूछना थोड़ा क्रूअल नहीं है, लेकिन फिर भी वो जवाब देती है। स्कूल ईयर की शुरुआत में उसने अचानक कन्फेस किया था। यूसुके थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। मतलब तुम लोग पहले फ्रेंड्स नहीं थे? चियाकी सिर हिलाती है। नहीं, वो अचानक कन्फेशन था। और पहली बार किसी ने मुझे कन्फेस किया था। उसके चेहरे पर हल्की शर्म आ जाती है, इसलिए मैं खुश हो गई और मैंने हाँ कह दिया। ये सुनकर यूसुके जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, इतनी क्यूट लड़की को पहले किसी ने कन्फेस नहीं किया। वो पूछ ही लेता है, तुम पॉपुलर नहीं थी क्या? चियाकी तुरंत सिर हिलाती है। मैं बहुत शाय हूं, लोगों से प्रॉपर्ली बात भी नहीं कर पाती। शायद क्लास वाले मेरा चेहरा तक याद ना रखते हों। यूसुके कुछ सेकंड उसे देखता है और फिर कैजुअली बोल देता है, क्या इसलिए क्योंकि लोग ऊपर देखते ही नहीं? कुछ सेकंड साइलेंस छा जाता है। फिर चियाकी इरिटेटेड होकर अपने चेस्ट को दबाते हुए बोलती है, हाँ, बिल्कुल यही रीजन है। मुझे ये चीजें नफरत हैं। लेकिन उसका ये एक्शन यूसुके के लिए सिचुएशन और डेंजरस बना देता है। वो तुरंत दूसरी तरफ देखने लगता है। उस ऑकवर्ड कॉमेडी मोमेंट के बाद यूसुके हल्का कॉफ करके बोलता है, काफी देर हो गई है, हमें घर जाना चाहिए। चियाकी धीरे से सिर हिलाती है। हम बाद में फिर कांटेक्ट करेंगे और चीटिंग वाली इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करेंगे। यूसुके अग्री कर लेता है। फिर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में चलने लगते हैं। लेकिन तभी तेज हवा चलती है और यूसुके इंस्टिंक्टिवली पीछे मुड़कर देखता है। उस पल चियाकी के बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरा हल्का लाल, और वो सीधा उसकी तरफ देख रही थी। एकदम मूवी सीन जैसा मोमेंट। लेकिन अगले ही पल चियाकी पैनिक में पूछती है, तुमने देखा क्या? यूसुके बिना झूठ बोले तुरंत कह देता है, हाँ। चियाकी शर्म से ऑलमोस्ट एक्सप्लोड होने लगती है। कम से कम प्रिटेंड तो कर सकते थे कि नहीं देखा। लेकिन यूसुके हल्की स्माइल के साथ जवाब देता है, इतना ब्यूटीफुल सीन देखकर बिट्रे कैसे कर सकता था? ये सुनते ही चियाकी की हंसी निकल जाती है। तुम आखिर बोल क्या रहे हो? लेकिन उसी पल यूसुके अचानक फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक थॉट चल रहा था। चियाकी की स्माइल उसने आज तक देखी सबसे खूबसूरत स्माइल थी। और आइए सच में इडियट था जो ऐसी लड़की को चीट कर रहा था। घर लौटने के बाद यूसुके सीधे अपने बेड पर गिर जाता है। आज का दिन मेंटली उसे पूरी तरह खत्म कर चुका था। लेकिन रोने और दर्द के बीच धीरे धीरे उसके अंदर एक नई फीलिंग जन्म लेने लगती है, रिवेंज। उसके साथ जो हुआ और चियाकी के साथ जो हुआ, उसका जवाब होना चाहिए। लेकिन कैसे, उसे खुद नहीं पता था। तभी अचानक उसके दिमाग में एक इंसान का ख्याल आता है, एक ऐसा दोस्त जिस पर वो ऐसे मोमेंट्स में सबसे ज्यादा भरोसा करता था। यूसुके तुरंत फोन उठाता है और एक मैसेज टाइप करता है, हेल्प चाहिए। रिसीवर का नाम था नेपोलिटन। शॉकिंगली मैसेज ऑलमोस्ट तुरंत रीड हो जाता है और कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आता है, साथ में एक फेमिलियर स्कोल्डिंग भी। रिप्लाई आते ही यूसुके के चेहरे पर ऑकवर्ड स्माइल आ जाती है, क्योंकि मैसेज की शुरुआत हेल्प से नहीं बल्कि डांट से हुई थी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे नेपोलिटन मत बुलाया करो। दूसरी तरफ एक छोटी सी लड़की अपने फोन स्क्रीन को घूर रही थी। उसने लंबी सांस छोड़ी और धीरे से बड़बड़ाई, ये लड़का सच में पिटने के लिए पैदा हुआ है। फिर हमेशा की तरह वही वर्ड दोहराया, इडियट। अगले दिन स्कूल में पूरी क्लास के सामने चियाकी अचानक यूसुके पर चिल्ला रही थी, तुम लॉलीकॉन हो क्या? ये सुनते ही यूसुके का सोल शरीर छोड़ने वाला था। और उससे भी ज्यादा शौक में वो लड़की थी जो उसके बगल में बैठी थी। लेकिन इस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। उस रात जब यूसुके ने हेल्प मांगने के लिए मैसेज भेजा था, असल में उसने जिस इंसान को टेक्स्ट किया था वो उसकी क्लासमेट नहीं, उसकी आंट थी, उसकी माँ की छोटी बहन, यानी टेक्निकली उसकी असली मौसी। लेकिन यूसुके उसे उसके निकनेम नेपोलिटन से बुलाता था, हालांकि उसका असली नाम था नाओरी मात्सुकावा। और ऑनेस्टली उसे आंट बुलाना ऑलमोस्ट इल्लीगल लगता था। नाओरी ने तुरंत रिप्लाई किया, हर बार एडवाइस चाहिए होती है तभी मुझे आंट बुलाते हो, नाम से बुलाओ। फिर उसने सीधे पूछा, क्या चाहिए? यूसुके कुछ देर हेजिटेट करता है, फिर धीरे से लिखता है, को के बारे में बात करनी है। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह थी, नाओरी तुरंत जवाब देती है, क्या? यह वाला मामला? ये पढ़ते ही यूसुके फ्रीज हो जाता है। रुको, इसे पहले से कैसे पता? फिर नरेशन में यूसुके हमें नाओरी के बारे में बताता है। वो हाइट में बहुत छोटी थी, ऊपर से उसकी वॉइस भी काफी चाइल्डिश थी, इसलिए उसे देखकर कोई भी उसे मिडिल स्कूलर समझ लेता। यूसुके मजाक में उसे इल्लीगल लॉली कैटेगरी में रखता था। एक बार उसने उससे पूछा भी था, तुम बास्केटबॉल क्यों खेलती हो? और नाओरी ने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया था, शॉर्ट होना डिसएडवांटेज नहीं है, मैं अपनी हाइट को वेपन बनाती हूँ। लेकिन फिलहाल यूसुके के दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, इसलिए वो उसे सीधे कॉल कर देता है, तुम्हें आइए और को के बारे में कैसे पता चला? नाओरी कैजुअली जवाब देती है, तुम्हें पता है ना, मेरा घर होटल डिस्ट्रिक्ट के पास है। कुछ दिन पहले शॉपिंग से लौटते वक्त मैंने उन दोनों को साथ देखा था। यूसुके की सांस अटक जाती है। नाओरी आगे बोलती है, दोनों आर्म इन आर्म चल रहे थे और काफी खुश दिख रहे थे। ये सुनते ही यूसुके फिर से अंदर तक हिल जाता है।
तभी नाओरी पूछती है, तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया क्या? यूस्के धीरे से जवाब देता है, नहीं, कम से कम ऑफिशियली तो नहीं। कुछ सेकंड साइलेंस रहता है। फिर नाओरी ब्लंटली बोल देती है, तो फिर गलती उन्हीं की है। ऑनेस्टली मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि को चीट करेगी। उसकी आवाज़ इस बार सीरियस थी। फिर वो पूछती है, तुम दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम थी क्या? यूस्के कुछ देर सोचता है, फिर बिटर स्माइल के साथ बोलता है, असल में कुछ भी नहीं था, और शायद वही प्रॉब्लम थी। ये सुनकर नाओरी थक कर बेड पर गिर जाती है। क्लासिक टीनेज रिलेशनशिप। इस उम्र में हार्मोन्स दिमाग से ज्यादा काम करते हैं। फिर कैजुअली बोलती है, मेरी बास्केटबॉल टीम की लड़कियां भी ऐसी स्टोरी सुनकर ओवर एक्साइटेड हो जाती हैं। यूस्के तुरंत मौका देखकर पूछता है, तो मतलब तुम भी इंटरेस्टेड हो? कुछ सेकंड साइलेंस। फिर अगले ही पल फोन के दूसरी तरफ से डेंजरस आवाज आती है, क्या तुम चाहते हो मैं अभी तुम्हारे घर आकर तुम्हें मारूं? मैं पूरी जिंदगी प्योर और इनोसेंट रहने वाली हूं। मुझे उन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर यूस्के हंस पड़ता है, ठीक है, समझ गया। फिर वो वापस मेन टॉपिक पर आता है, लेकिन आइए और को इतने क्लोज कैसे हुए? मुझे तो पता भी नहीं था कि वो एक दूसरे को जानते हैं। नाउरी कैजुअली एक्सप्लेन करती है, स्कूल ईयर शुरू होने के बाद से आइए हमेशा को पर लाइन मारता था, लेकिन को कभी इंटरेस्टेड नहीं लगी। फिर वो हल्की हंसी के साथ जोड़ती है, हालांकि बाद में उसका ध्यान कुछ ज्यादा आई कैचिंग चीज पर चला गया। बस इतना सुनते ही उसके को तुरंत समझ आ जाता है, तुम चियाकी की बात कर रही हो? नाओरी हंस देती है, आफ्टर ऑल तुम भी लड़के ही हो, तुम्हें भी बड़ी ब्लेसिंग्स पसंद हैं। यूस्के तुरंत प्रोटेस्ट करता है, अरे उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नाओरी बस टीजिंग स्माइल देती है, हाँ हाँ समझ गई। फिर वो कहती है, बाकी डिटेल्स कल बताऊंगी, फेस टू फेस। इसके बाद दोनों कॉल खत्म कर देते हैं और इसी तरह हम वापस प्रेजेंट में लौटते हैं, जहां बेचारा यूस्के पूरी कोशिश कर रहा था चियाकी को समझाने की, मैं उस लड़की पर लाइन नहीं मार रहा था, तुमने सिचुएशन गलत समझ ली। यूस्के अभी भी अपनी सफाई देने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन चियाकी उसे बोलने तक नहीं दे रही थी। वो सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, कल तुमने खुद कहा था कि तुम्हें बड़ी ब्लेसिंग्स पसंद हैं और पूरे टाइम उन्हें घूरते रहे थे। यूस्के तुरंत पैनिक में आ जाता है, लेकिन चियाकी अभी रुकी नहीं थी। मुझे लगा था तुम वैसे लड़के नहीं हो। लेकिन आखिर में पता चला। वो सस्पिशियस नजरों से नाओरी को देखती है, तुम्हें छोटी लड़कियां पसंद हैं, और रिसेस में एक को स्कूल तक ले आए। यूस्के का दिमाग क्रैश होने वाला था। अरे नहीं, बात वैसी नहीं है। लेकिन चियाकी पूरी सीरियसनेस के साथ बोलती है, तुम्हें पता भी है ये क्राइम कैटेगरी में आता है। यूसुके उसे शांत करवाने ही वाला था कि अचानक चियाकी की आवाज धीमी पड़ जाती है, अब जब मुझे बिट्रे किया गया है तो मैं पूरी तरह अकेली हो जाऊंगी। उसका एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है। अब वो गुस्से में नहीं बल्कि जेन्युइनली हर्ट लग रही थी। यूसुके तुरंत नोटिस कर लेता है। तभी नाओरी क्यूरियस होकर पूछती है, तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे क्या? यूसुके ऑकवर्ड होकर जवाब देता है, लॉन्ग स्टोरी है। नाओरी धीरे से चियाकी को ऑब्जर्व करती है, फिर बिना फिल्टर के बोल देती है, मुझे नहीं पता था ये लड़की इतनी क्रेजी है। लेकिन सरप्राइजिंगली चियाकी रिएक्ट ही नहीं करती। वो बस धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाती रहती है, जैसे खुद से बात कर रही हो। कुछ सेकंड तक अजीब साइलेंस छाया रहता है और फिर अचानक चियाकी यूसुके के पैरों के पास बैठ जाती है। यूसुके का सोल फिर बॉडी छोड़ने वाला था। चियाकी उसकी शर्ट पकड़कर ऑलमोस्ट बेगिंग टोन में बोलती है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। अगर तुम भी चले गए तो मैं सच में अकेली हो जाऊंगी। अब सिर्फ तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूं। यूसुके पूरी तरह पैनिक मोड में चला जाता है। लेकिन अगले ही पल चियाकी और भी डेंजरस लाइन बोल देती है, अगर तुम्हें छोटी लड़कियां पसंद हैं तो मैं खुद को यंगर बना लूंगी, बस मुझे अबैंडन मत करना, बस। यूसुके तुरंत उसे रोकता है, अपने दिमाग से रैंडम चीजें बनाना बंद करो। उसी समय इरिटेटेड नाओरी आगे बढ़ती है। वो अपने यूनिफॉर्म की तरफ इशारा करके बोलती है, पहले मेरी यूनिफॉर्म ध्यान से देखो, मैं भी इसी स्कूल की स्टूडेंट हूं, अडल्ट हूं मैं। फिर सार्केस्टिक नजरों से चियाकी को देखती है, और हाँ, अभी खुद को यंगर बनाकर दिखाओ जरा। चियाकी कुछ सेकंड तक उसे घूरती रहती है, फिर फाइनली रियलाइज करती है कि उसने ओवर रिएक्ट कर दिया। कुछ देर बाद वो धीरे से सिर झुकाकर बोलती है, सॉरी, मैं जल्दी कंक्लूजन पर पहुंच गई। नाओरी कैजुअली हाथ हिलाती है, कोई बात नहीं, तुम्हारी पर्सनालिटी डिस्कवर करना वर्थ इट था। हालांकि ये बोलते वक्त भी उसने धीरे से इंसल्ट कर दिया, क्रेजी गर्ल। बस फिर क्या था? चियाकी तुरंत इरिटेटेड हो जाती है, और तुम मुझे बार बार छोटी बच्ची बोलना बंद करो। अब दोनों के बीच मिनी वॉर शुरू होने वाली थी और बीच में फंसा यूसुके लिटरली एग्जॉस्टेड लग रहा था।